इन इंस्टीट्यूशंस ने इतनी फीस बढ़ा दी है कि जो हमारे बच्चे हैं या तो इसमें एडमिशन ही नहीं ले पा रहे हैं, और अगर एडमिशन मिल भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो बच्चे पूरा अपना कोर्स नहीं कर पा रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस ज्यादातर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आपको पता है वाइस चांसलर, चांसलर कौन लोग हैं, 85% 90% से ज्यादा प्रोफेसर, लेक्चरर कौन है, वो सब वही मनुवादी लोग हैं, वही ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो लोग नहीं चाहते कि अगर ये लोग आकर SC ST OBCs माइनॉरिटीज के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो हमसे सवालात करेंगे, हमसे पूछेंगे कि क्या हमारी हकमारी हो रही है, इसका हमारा हक कब मिलेगा। संविधान को बचाने की इस बार जिम्मेवारी इस साल हम सबने लेनी है। अभी 100-200 लोग जो यहाँ बैठे हैं ये तो लेंगे ही, और अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, सबसे बात करेंगे, और हर व्यक्ति यहाँ बैठकर प्रण ले कि हर व्यक्ति कम से कम 5 मीटिंग जरूर अपने अपने जानकारों के यहाँ कराएगा, और बड़ी मीटिंग करे, छोटी करे, 50 आदमी 20 आदमी, लेकिन सब लोग सभाएं जरूर करेंगे इस साल में। और 2-3 महीने के अंदर हम सैकड़ों सभाएं कर सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। इस सभा के बाद हम 1 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, और सैकड़ों सभाएं करते करते हम 14 अप्रैल को एक महासम्मेलन नई दिल्ली में करेंगे, और ताकि इसकी और जागरूकता बढ़ाई जा सके कि संविधान पर क्यों कुठाराघात हो रहा है, क्यों इस पर खतरा है। दिल्ली में और आसपास NCR में हम सैकड़ों ऐसी सभाएं कर संविधान पर, जब कुछ लोग ये आहत कर रहे थे, जब एक आक्षेप कर रहे थे, जब एक कुठाराघात कर रहे थे, जब इसको बदलने की, इसको समाप्त करने की बात कर रहे थे और 400 सीटें लाने की बात कर रहे थे, तो उसमें एक आहुति हम सब लोगों ने यहाँ बैठ कर तय की कि हम सैकड़ों मीटिंग करेंगे, और हमने की, और उसका समापन समागम किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और उसका एक नतीजा ये भी रहा कि 400 सीट लाने वाले पूर्ण बहुमत भी नहीं ला पाए, और हमने दिखाया, हम जैसे विसल ब्लोअर्स ने, जो सामाजिक संगठनों ने मिलकर, कि हम लोग भी समाज में दशा दिशा को चेंज कर सकते हैं। और जो ऐसी सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, जो मनुवादी जैसी ताकतें हैं, उनको रोकने का काम करेंगे। इस साल भी हम ये प्रण आज यहाँ पर लेंगे कि आज वजीरपुर JJ कॉलोनी से हमने जो 26 जनवरी 2026 को सभा रखी है, इस सभा के बाद हम 1 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, और सैकड़ों सभाएं करते करते हम 14 अप्रैल को एक महासम्मेलन नई दिल्ली में करेंगे, और ताकि इसकी और जागरूकता बढ़ाई जा सके कि संविधान पर क्यों कुठाराघात हो रहा है, क्यों इस पर खतरा है। तो मैं शिक्षा के विषय पर आज बात कर रहा था। एक शिक्षा की संसदीय समिति बनी, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी सांसद दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह ने उसकी प्राइवेट कॉलेजेस में जो 15(5) एक अनुच्छेद था, जो 2005 में कांग्रेस की सरकार में आया, कि प्राइवेट जितने इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, संस्थान है, उनमें आप लोगों को जो SC ST OBCs के बच्चे हैं उनके लिए अलग से एक प्रावधान होगा, चाहे उसमें जिंदल यूनिवर्सिटी हो, चाहे उसमें शिव नाडर यूनिवर्सिटी हो, चाहे उसमें MIT हो, बहुत सारे जितने प्राइवेट संस्थान हैं, और उसमें उनकी सीटें सुरक्षित होंगी ताकि उनकी एजुकेशनल एम्पावरमेंट की जा सके, उनको ताकत दी जा सके। और जब इस कमेटी ने अनफॉर्चुनेटली इसका रिव्यू किया, तो आप देखिए 2005 के बाद अब जब रिव्यू कर रहे हैं, 20 साल हो गए, तो ऐसी स्थिति थी कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट जो बच्चे थे, चाहे IIT में थे, चाहे IIM में थे, चाहे ग्रेजुएशन में थे, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, चाहे PhD के MPhil के स्टूडेंट्स थे, सबसे ज्यादा बच्चों के ड्रॉप आउट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC के बच्चे थे। और दूसरी उसने क्या मुख्य बातें इसमें पकड़ी कि इन इंस्टीट्यूशंस ने इतनी फीस बढ़ा दी है कि जो हमारे बच्चे हैं या तो इसमें एडमिशन ही नहीं ले पा रहे हैं, और अगर एडमिशन मिल भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो बच्चे पूरा अपना कोर्स नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी बात एट्रोसिटीज की, जैसे अभी जिस पर एजिटेशन भी चल रहा है कि UGC वाला जो है, UGC एक्ट जो आ रहा है, एट्रोसिटी में तो आप लोगों को पता ही होगा ना, रोहित वेमुला और पायल तड़वी के साथ ऐसे कितने और ऐसे छात्र हैं जिनका हमें नहीं पता कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है जब वो हायर एजुकेशन पे जा रहे हैं, उनके साथ किस तरीके से घृणा की भावना है, किस तरीके से एट्रोसिटी की भावना है, छुआछात की भावना है, तो उसको वो बच्चे समझ रहे हैं, देख रहे हैं। ये भी एक मुख्य कारण है कि जिससे वो अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे, यानी कि शिक्षा महंगी होना, शिक्षा का बाजारीकरण होना, वहां एट्रोसिटीज होना और आपके साथ भेदभाव होना, ये मुख्य कारण थे। और अनुच्छेद आने के बाद, पार्लियामेंट का एक्ट बनने के बाद भी ज्यादातर प्राइवेट स्कूल, चाहे OP जिंदल हो, चाहे शिव नाडर हो, चाहे MIT हो, चाहे शारदा यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारी तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, किसी ने भी अपने यहाँ जो भी क्राइटेरिया फुलफिल किया गया था वो क्राइटेरिया को नहीं निभा रहे हैं। तो यानी कि एक तरीके से ये संविधान की अवहेलना है। आपको जो चीज संविधान के मार्फत मिली वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो इम्प्लाई नहीं कर रहे हैं, वो उसको मान नहीं रहे हैं। तो आप अब जब बार बार कहते हैं बाबा साहब के नारे को, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो जब हमारे बच्चों से शिक्षा दूर करी जा रही है, और शिक्षा का मतलब मैं घटिया वटिया प्राइवेट सरकारी स्कूलों को नहीं मान रहा, जो प्राइमरी एजुकेशन, ये राजकीय शिक्षा विद्यालय जो बने हुए हैं, शिक्षा मतलब क्वालिटी एजुकेशन,
तो आपको क्वालिटी एजुकेशन से जब वंचित करा जा रहा है, तो समाज में जब इतना कॉम्पिटिशन है, जब इतने प्राइवेट जॉब्स में या और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें आप कैसे कॉम्पीट करेंगे? क्योंकि एक बच्चा तो खा रहा है देसी घी और दूसरे बच्चे को एक समय की सूखी रोटी भी नहीं मिल रही, तो वो उसके कैसे कंपटीशन करेगा? या इसे ऐसा कहा जाए कि एक बच्चा 30 किलो का और एक बच्चा 100 किलो का, उसकी आप लड़ाई कराओगे तो 100 किलो का बच्चा तो बार बार उसको पटक के फेंकेगा। तो ये स्थिति, ऐसा गैप किया जा रहा है उन बच्चों के बीच में, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा हम सबके लिए अलार्मिंग है। और वो तब है कि जब देश ने कानून बनाया, पार्लियामेंट सबसे बड़ी संसद ने कानून बना दिया है, और कानून बनाने के बाद उसको अनुच्छेद में रख दिया है 15(5) में, उसकी ये लोग अवहेलना कर रहे हैं। और ज्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ज्यादातर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आपको पता है वाइस चांसलर, चांसलर कौन लोग हैं? 85%, 90% से ज्यादा प्रोफेसर, लेक्चरर कौन है? वो सब वही मनुवादी लोग हैं, वही ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो लोग नहीं चाहते कि अगर ये लोग आकर SC, ST, OBCs, माइनॉरिटीज के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो हमसे सवालात करेंगे, हमसे पूछेंगे कि क्या हमारी हकमारी हो रही है, इसका हमारा हक कब मिलेगा। इसलिए वो आप लोगों को इससे वंचित करने का काम कर रहे हैं। इस साल 2026 हम ये चाहते हैं कि हम इस पर एक मुखर आवाज बनकर परिचर्चा करें, चर्चा करें, सभाएं करें, हम जाकर आउटरीच प्रोग्राम्स करें और जगह जगह, क्योंकि हमारी सभाओं में मैं देखता हूं महिलाओं की संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन महिलाएं भी ज्यादा प्रौढ़ी हैं, यानी कि 50 साल से अबव हैं। हम चाहते हैं कि इस बार संगठन नया तरोताजा हो और BSNS और सामाजिक संगठनों के मोर्चे की जिम्मेवारी ये रहे कि हम, क्योंकि देश जो है वो 65% युवाओं का देश है भारत, तो हम इसमें चाहते हैं कि संगठन में भी, इस मुहिम में भी कम से कम 50%, 30 साल 35 साल तक के यंगस्टर्स को, युवाओं को जोड़ा जाए, ताकि वो एक सामाजिक क्रांति में जुड़े और अपने साथियों को बताएं, जो जेनजी ग्रुप है उसको समझाएं कि किस तरीके से सरकार हमारे साथ कुठाराघात कर रही है, हमारी सीटों को कम कर रही है। हम ये चाहते हैं, उस कमेटी ने रिपोर्ट भी दी है कि इसमें जितनी सीटें हमें मिलनी चाहिए थी उतनी सीटें नहीं मिल रही हैं। यानी कि एक उदाहरण उन्होंने दिया कि टोटल 2024-25 का अगर मैं आंकड़ा लूं तो SC, ST के बच्चों को 12 से 18% ही केवल उसमें एडमिशंस मिले हैं, OBCs को 30% मिले हैं और बाकी 55% किसको मिले हैं? जनरल कैटेगरी को मिले हैं। तो आप सोचिए, आधे से ज्यादा सीटें जब उन लोगों के पास ही है तो आप उनसे कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उसमें डिटेल डिस्कशन भी है। हर यूनिवर्सिटी का उन्होंने आकलन और आंकड़ा दिया है कि हर यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से हमारी सीटों पर हकमारी की है। ये हमें, इस पर मैं समझता हूं काम करना चाहिए। दूसरी बात, RTE एक्ट बना, वो भी 2005 में ही बना, और RTE एक्ट में स्पेशली ये कहा गया कि आप जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनमें 25% सीटें जो हैं वो आप EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, या DG, डिसएडवांटेज कैटेगरीज के बच्चों को मिलेगी। मैंने बहुत सारी RTI की और कोर्ट में केस भी डाला। मैंने सारे प्राइवेट दिल्ली के टॉप स्कूल्स जो थे, NCR के टॉप स्कूल्स जो थे, उनसे मैंने पूछा कि आपने पिछले 10 सालों के अंदर कितने डिसएडवांटेज कैटेगरी यानी कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के बच्चों को अपने प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया? आप बताइए, मॉडर्न स्कूल है, DPS है, बड़े बड़े जितने स्कूल आप नाम ले लीजिए, सबकी RTI लगाई, हजारों पन्नों की RTI मेरे पास घर पर है। आप यकीन नहीं मानोगे, किसी भी स्कूल ने मुझे एक भी बच्चे का DG कैटेगरी में एडमिशन नहीं दिया, जबकि 2005 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बना और उस एक्ट में लिखा कि आपको इनके बच्चों को सहूलियत देनी है, सीटें देनी है। तो आप सोचिए, अगर एक बच्चा मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा है, DPS में पढ़ रहा है, गोयनका में पढ़ रहा है, और एक बच्चा प्राइमरी स्कूल नगर निगम के स्कूल में पढ़ रहा है, और आप चाहें कि वो बच्चा और वो बच्चा आने वाले समय में कंपटीशन करेगा? कभी नहीं करेगा। दूसरा, सरकारों की कितनी आप मनुवादी सोच है कि जो सरकार पहले हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप चलाती थी, हायर एजुकेशन के लिए वजीफे देती थी, तो सरकार ने पिछले 4-5 सालों से, मैं दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार दोनों की बात कर रहा हूं, कि दोनों ने वो जो इंस्टीट्यूशंस में, हम जैसे आकाश इंस्टीट्यूट में बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाए, JEE एग्जाम के लिए जाएगा या IAS की प्रिपरेशन के लिए जाएगा, उस पर 5 साल से पैसे ही नहीं दिए हैं। आप सोचिए सरकार किस तरीके से जानबूझकर ये काम कर रही है, करोड़ों रुपया एडवर्टाइज पर तो बर्बाद कर रही है, फालतू कामों पर बर्बाद कर रही है, पोल्यूशन के नाम पर मशीन लगाने पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, कोई घोल बनाने पर खर्च कर रही है। लेकिन जो मुख्य काम है, यानी कि जो सदियों से हमारे, जब से संविधान लागू हुआ तो वजीफे का प्रावधान था, वो इसीलिए दिया गया था कि ताकि गरीब बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो आए, स्कूलों में उन्हें वर्दी मिलती थी, खाना मिलता था, बैग मिलता था, ड्रेसेस मिलती थी और साथ में वजीफे का कुछ पैसा मिलता था ताकि वो पढ़े और एनकरेज हो। तो इस सरकार ने हायर एजुकेशन का जो पैसा था वो पैसा भी बिल्कुल बंद कर दिया और RTE एक्ट का क्लियर कट वायलेशन है। और तीसरी बात, जो आप बार बार हम सब लोग कह रहे हैं कि संविधान को और कैसे खतरा है, आरक्षण के माध्यम से हम सब लोगों को नौकरी का प्रावधान था कि हमें 22% जो है शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलेगा। आप ये देख, शेड्यूल ट्राइब्स को भी अभी पिछले 10 सालों से फिर मैंने एक RTI की,
और मैंने पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, और लगभग हर डिपार्टमेंट से पूछा, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी। आप मानेंगे लगभग 25 लाख नौकरियां खाली हैं, बैकलॉग है पूरे देश में, सरकारों में, दिल्ली में भी, दिल्ली नगर निगम में भी, केंद्र सरकार, 25 लाख नौकरियां, और सरकार निकाल नहीं रही। नौकरी कितनी निकाली है? मैंने आरटीआई फिर लगाई कि इतनी नौकरी तो मिलनी चाहिए थी पिछले 10 सालों में। आपने जो दिल्ली में दिल्ली सबॉर्डिनेटिंग स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एक है, आपको पता है किसी को ना, सबको पता ही होगा, जिससे नौकरी निकलती है, उसने आरटीआई में मुझे दिया कि हमने पिछले 10-11 सालों में केवल 427 नौकरी ही दी है, और 427 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की कितनी होगी आप लगा लीजिए, 50-60। तो यानी कि पिछले एक पीढ़ी जो जनरेशन थी, जो पढ़कर आ गई थी, जिसकी उम्र हो गई थी 28-27 साल, आपने उसको ओवरएज कर दिया। 10 साल आपने नौकरियां ही नहीं निकाली। पहले एक जमाने में हर थर्सडे हमने खुद अपने समय में रोजगार समाचार पत्र लेते थे, हजारों नौकरियों की आवेदन आते थे, करजन रोड पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलते थे, दिल्ली के एंड में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलता था, बहुत सारी जगह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थे, जहां पर हम जाकर एक साधारण बात करते थे, वकील साहब की कॉल निकलवानी है, कॉल निकलती थी और लोगों को नौकरी भी मिलती थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि हम एक बार एक नौकरी करते थे, फिर दूसरी, उसे छोड़ के दूसरी ले लेते थे। लेकिन आज नौकरियों पर कुठाराघात कर 2004 से जो सरकार आई भाजपा की, उसने ठेकेदारी प्रथा पर लाकर हमें खड़ा कर दिया। यानी कि हमें शिक्षा से भी वंचित रखेंगे, जो हमारा इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट था, सोशली एम्पावरमेंट था ही नहीं, हमारा एजुकेशनल एम्पावरमेंट खत्म किया, और इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट जो हमें छोटी मोटी 4th क्लास की ग्रुप डी की सरकारी नौकरी मिल रही थी, उस पर भी इन्होंने बैन लगाकर हमें ठेकेदारी प्रथा पर झोंककर हमारे हालात को खराब कर दिया। और अंत में जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी सरकार कहती थी कि आप स्वरोजगार कर लीजिए, नौकरियों के पीछे कहां भाग रहे हो। स्वरोजगार पर सरकार हमें कहती है कि आप अपना काम करिए। दिल्ली में एक डिपार्टमेंट है, मैं उसका भी एक बार चेयरमैन रहा हूं 4-5 साल। उस डिपार्टमेंट का नाम है दिल्ली SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप्ड फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जिस वक्त मैं उसका चेयरमैन था, तो उस वक्त मैंने 2,500 करोड़ का कॉर्पोरेट फंड था उसमें। कितना था? 2,500 करोड़ रुपए का, ऑफिशियल बता रहा हूं। आज उस डिपार्टमेंट की हालत यह है कि उसकी 5 हमने ब्रांच खोली थी। एक बैटरी लेन में थी, एक रोहिणी सेक्टर 16 में थी, एक मंगोलपुरी में थी, एक देवली में थी, एक नंदनगरी में थी। 5 ब्रांच, 4 ब्रांच बंद हो गई है। हेडक्वार्टर में जितने एम्प्लॉय हैं, 150 एम्प्लॉय को पिछले 8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। उसके कॉर्पस फंड का सारा पैसा सरकार ने डाइवर्ट कर कहीं और खर्च कर दिया है। उसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ईसापुर में बनना था, वो नहीं बनाया, जो SC ST के बच्चों के लिए बनना था, हायर एजुकेशन के लिए बनना था, और जिसमें हमें हमारे लोगों को स्वरोजगार करने के लिए चलता फिरता PCO, परचून की दुकान, स्टेशनरी की दुकान के लिए 5 लाख रुपए का लोन हम प्रावधान देते थे, वो बिल्कुल बंद हो गया। उसमें हमने एजुकेशन लोन अब्रॉड के लिए 14 लाख और दिल्ली के अंदर करेंगे तो 7 लाख रुपए का प्रावधान था, वो भी पिछले 6 साल से बंद किया हुआ। यानी कि आपको जो सरकार की तरफ से ग्रांट मिलती थी, मेटाडोर ले लो, छोटा हाथी ले लो, दुकान खोल लो, वो भी बंद कर दिया। शिक्षा के लिए जो आपको हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड और दिल्ली के लिए लोन मिलता था, वो डिपार्टमेंट का ही पूरा भट्टा बिठाकर उसको बंद करने का काम कर दिया। और ये सब कोई अचानक नहीं हो रहा, ये इनकी सोची समझी साजिश है। ये चाहते हैं कि जब आपकी थोड़ी तरक्की होनी शुरू हुई, आपके घर मकान बनने शुरू हुए, आपको थोड़ी शिक्षा दीक्षा आई, आप पर थोड़ा पैसा आया, तो आप सवाल जवाब करने लगे, साफ सुथरे दिखने लगे, इनसे बातचीत करने लगे, इनसे अपने हक की बात करने लगे, तो इन्हें लगा अब इनकी कमर तोड़नी पड़ेगी। पहले आपकी आर्थिक कमर तोड़ी नौकरी हटाकर, फिर आप जो शैक्षणिक रूप से कुछ बढ़ना चाह रहे थे, तो आपके साथ इस तरीके कानून बनने के बाद आज आप समझ लीजिए एक सब कानून बन चुका है, तब जाकर ये काम हो रहा है। लाइब्रेरियां थी पहले, मुझे खूब अच्छे से ध्यान है, हर एक JJ कॉलोनी में, गांव में, हर जगह एक लाइब्रेरी होती थी, किसी कम्युनिटी सेंटर में, और यह ज्यादातर लाइब्रेरी की वो एक वैन आती थी और लोग बच्चे पढ़ते थे। हरदयाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी थी, जो कम से कम 150 लाइब्रेरी थी दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में हरदयाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी पूरी तरीके से बंद हो गई है। दिल्ली सरकार की जितनी लाइब्रेरी चल रही थी, वो इक्की दुक्की चल रही है तो पता नहीं, लेकिन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। यानी कि लाइब्रेरी होगी तो आप पढ़ने जाओगे, लाइब्रेरी होगी नहीं तो आप कहां जाओगे? आप जाओगे कथाओं में, कीर्तन में, मंडलियों में, बाबाओं के पास जाओगे, उनके डेरों में जाओगे। तो ये सरकार जानबूझकर इस तरीके से काम कर रही है। हमें इस साल, मैं समझता हूं, इसको बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनाना चाहिए। और जो लोग पूछे कि जी आप कैसे कह रहे हो कि संविधान को खतरा, आपकी क्या हक मारे हो, तो उनको ये सब बातें हमें बतानी चाहिए। मैं समझता हूं वीर सिंह साहब, इस बार आप इस बैटन को फिर दोबारा आगे लेकर चलिए, और हम सैकड़ों मीटिंग दिल्ली के NCR के कोने में फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। और जल्दी हम आप बैठकर दिल्ली में बाबा साहब के जो जन्म दिवस पर एक बहुत बड़ा महासम्मेलन, महासंग्राम करें इस सरकार के खिलाफ, कि ये सरकार इस तरीके से हमारी हकमारी नहीं कर सकती, संविधान की अवहेलना नहीं कर सकती। संविधान को किसी भी कीमत पर हमें बचाना है, ये हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने का असली उद्देश्य तभी पूरा होगा
जब हम संविधान को बचाने की शपथ लेंगे, क्योंकि संविधान से हमारा गहरा नाता है। पहला नाता तो यही है कि इसे संविधान को हमारे पूर्वज हमारे बाबा साहब ने बनाया, और दूसरा इस संविधान से जितना बेनिफिट हम सब लोगों को मिला है बराबरी का, वो पिछले पूर्व वक्ताओं ने आपको बता ही दिया है। तो इसीलिए इस संविधान को बचाने की इस बार जिम्मेवारी इस साल हम सबने लेनी है। अभी 100-200 लोग जो यहाँ बैठे हैं ये तो लेंगे ही, और अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, सबसे बात करेंगे। और हर व्यक्ति यहाँ बैठकर प्रण ले कि हर व्यक्ति कम से कम 5 मीटिंग जरूर अपने अपने जानकारों के यहाँ कराएगा, और बड़ी मीटिंग करे, छोटी करे, 50 आदमी, 20 आदमी, लेकिन सब लोग सभाएं जरूर करेंगे इस साल में। और 2-3 महीने के अंदर हम सैकड़ों सभाएं कर सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे।